हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम लोग अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एडवर्ड एल्बर्ट की बुक में हम मॉडर्न एज को इस समय पढ़ रहे हैं। और हमने ड्रामेटिस्ट को पढ़ा है, जीबी शाह को हमने कल पढ़ लिया। आज हमें कुछ और ड्रामेटिस्ट मिलेंगे, उनको पढ़ना है। तो आइए हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं। फटाफट आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कर दिया करिए। कमेंट्स अपने ज़रूर आप डाला करें, इससे क्या होता है कि वीडियो की हमारी रीच बढ़ती है। तो ओके, डोंट वेस्ट टू मच टाइम। बहुत समय का हम नुकसान न करते हुए अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा हम फास्ट पेस स्पीड में चलेंगे ताकि हमारा बहुत लंबा सा कोर्स है उसको आराम से कवर कर सकें हम लोग। तो चलिए, आज हम अदर ड्रामेटिस्ट में हमारे पास जो हैं इस समय, वो हैं हेनरी आर्थर जोन्स। तो आइए हम जोन्स साहब को देखते हैं कि हमारे जोन्स साहब जो हैं इन्होंने क्या लिखा है। तो लेट्स बिगिन। जोन्स, हेनरी जोन्स जो है 1851 में पैदा हुए थे और 1929 में इनकी डेथ हुई थी। हमें इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है वो इनकी जो राइटिंग है उससे मतलब है। इनको अगर हम देखें तो इन्होंने द सिल्वर किंग एक ऐसी प्ले पब्लिश करी थी जो बहुत ही फेमस हुई थी। सिल्वर किंग, इनको मतलब इनका कैरियर ड्रामा में पूरा सेट करने का श्रेय इसी प्ले को जाता है, द सिल्वर किंग को। बाद में जो है T.W. रॉबर्टसन, ड्रामा ऑफ आइडियाज के जो कह सकते हैं वन ऑफ द प्रोफाउंडर थे, उनसे ये बहुत प्रभावित थे। जोन्स ने क्या किया, एक नया ड्रामा जिसकी क्रेडिट जाती है आइडिया, ड्रामा ऑफ आइडियाज एंड सोशल पर्पस। तो इसको लाने वाला कौन है? इसको लाने वाले हैं रॉबर्टसन। मतलब रॉबर्टसन इस आइडिया को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इस आइडिया को पॉपुलराइज किया, ग्राउंड उसके लिए मेंटेन किया हमारे जोन्स साहब ने। इसीलिए जोन्स को कहा जाता है फादर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज। ड्रामा ऑफ आइडियाज के फादर ये कहलाते हैं। तो आइए हम इनके फटाफट वर्क को देख लेते हैं। इनकी जो बहुत ही फेमस वर्क है, इनका है प्रीफेस टू सेंट्स एंड सिनर्स। बहुत ही फेमस बुक है सेंट्स एंड सिनर जोन्स की, बहुत ज़्यादा ही एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। उसके बाद इनकी हम देखते हैं तो द टेम्पटर है, उतनी फेमस नहीं है। कॉमेडी में इनकी द लायर्स है, दिस इज आल्सो वेरी फेमस। आप इसको भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो मॉडर्न एज में अगर माने तो उसमें से वन ऑफ द फाइनेस्ट मानी जाती है। बाद में ऑस्कर वाइल्ड जैसे लोग चल के इनको क्या करते हैं, लायर्स को इनको फॉलो करते हैं और अपनी बहुत सारी रचनाएं लिखते हैं। ठीक है, तो इनकी और रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है। इनकी जूडा है, माइकल एंड हिज लॉस्ट एंजल है, मिस्टर डेन रिफर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आर्थर जोन्स की दो तीन रचनाएं आपको जो याद रखनी है वो पीछे हमने आपको बताई। जैसे इनकी द लायर्स आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्स एंड सिनर्स याद रखिए और उसके बाद इनकी द सिल्वर किंग याद रखिए। देखिए यहाँ पर लगभग मैक्सिमम आपको ड्रामेटिस्ट इस टाइम के बड़े इंपॉर्टेंट मिलेंगे और इनका बहुत रोल है ड्रामा के डेवलपमेंट में। तो जीबी शाह के बाद हमने आर्थर जोन्स को पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं सर आर्थर विंग पिनरो। भाई आर्थर पिनरो भी बड़े इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। लंदन में इनका जन्म हुआ था, उसके बाद इन्होंने अपना थिएटर में अपना प्रोफेशन अपनाया और जो है इनकी एक प्ले आई $200 अ ईयर। पहली इनके जो प्ले आई, काफ़ी इनको पॉपुलैरिटी इस प्ले से मिली। हालांकि इन्होंने प्लेरिट लिखना बहुत दिनों के लिए छोड़ दिया था, लेकिन फिर ये वापस आए जब क्या हुआ, आर्थर जोन्स से इनकी मुलाकात हुई और पिनरो से इनकी मुलाकात हुई, रॉबर्टसन से। तो इन्होंने क्या किया, इनका फिर से इंटरेस्ट जगा और इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया ड्रामा में और ड्रामा ऑफ आइडियाज़ को ये फिर फॉलो करते हैं। जो इनका सबसे बड़ा फेमस सोशल कह सकते हैं सटायर आया था वो था द वीकर सेक्स। बहुत ही फेमस है, इसको आप लोग भूलेंगे नहीं, ध्यान रखेंगे। द वीकर सेक्स इनकी सबसे ज़्यादा फेमस बुक है आर्थर हेनरी पिनरो की जो है। उसके बाद इनके प्लेज हैं स्वीट लैवेंडर, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंटिमेंटल मैनर में लिखी गई है। पिनरो की क्वालिटी अगर हम देखते हैं तो इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे द सेकंड मिस्टर टैंकरी है, ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। आप ये जरूर याद रखेंगे द वीकर सेक्स काफ़ी जो है ये सटायर है। वर्तमान जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर था, मेल डोमिनेटेड स्ट्रक्चर, उस पर कहीं ना कहीं जो है एक सटायर है। अब इनकी और रचनाएं जो फेमस हैं आपको याद रखनी है वीकर सेक्स के अलावा, तो उसमें मैं आपको बता दूं तो आपको याद रखनी है द प्रिंसेस एंड द बटरफ्लाई, और इसी का दूसरा नाम है द फैंटास्टिक्स।
ये भी काफ़ी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, 1897 में आई थी। और उसके बाद मिड चैनल, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आयरिश है, द मजिस्ट्रेट है, डैंडी डिक है, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दो तीन रचनाएं आपको मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट याद रखनी होती हैं कम से कम। लेकिन अब जो आपके सामने ड्रामेटिस्ट आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं हमारे, जॉन गॉल्सवर्दी। जॉन गॉल्सवर्दी बॉर्न इन 1867, डाइड 1933। आइए इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि इनको जो है 1919 में नाइटहुड का अवार्ड मिला था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इसको रिफ्यूज कर दिया था, बोले थे हम नहीं लेंगे। बाद में इनको 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला, और 1933 में इनको क्या मिलता है, इनको 1933 में नोबल प्राइज मिलता है। 1933 में ये क्या पाते हैं, नोबल प्राइज। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है, साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, नोबेल प्राइज इनको मिला था। गॉल्सवर्दी अपना लिटरेरी कैरियर शुरू करते हैं एज अ नॉवलिस्ट। ध्यान रखिएगा, नॉवलिस्ट में भी हम गॉल्सवर्दी को पढ़ते हैं। गॉल्सवर्दी ऐसे राइटर थे जो क्या करते थे, आप सुबह के टाइम नॉवेल्स लिखा करते थे, और शाम के टाइम अपने नावल को ही ट्रांसलेट करके ड्रामा लिखा करते थे, नॉवेल्स को ही। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये राइटर हैं। इनकी बहुत सारे नॉवेल्स जो है पब्लिश हुई हैं, लेकिन इनकी जो शुरुआत हुई थी वो एक नॉवेलेट थी जोसलीन नाम से, एंड द आइलैंड फेरिसिस। ये आइलैंड फेरिसिस बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई, 1904 में आई थी। खास करके इसके जो करेक्टर्स हैं, फोरसाइट वाले जो करेक्टर्स हैं ना, वो इतने ज़्यादा फेमस हुए कि इंग्लैंड में हर कोई इनको जानने लगा। लेकिन एज अ नॉवलिस्ट हम देखें तो इनकी ग्रैंड सक्सेस सबसे ज़्यादा मिलती है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। 1906 में एक ट्रायलॉजी थी, उसी का ये पार्ट था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। और उसके बाद हमने आपको बताया द फोरसाइट फैमिली का ये पूरा हिस्ट्री लेकर के आए, द फोरसाइट सागा। ठीक है, ये काफ़ी फेमस इनकी बुक रही है। अब इनकी और हम रचनाओं के बाद में करें तो इंचांशरी है इनकी, और टू लेट है, ये सारी की सारी रचनाएं आपको याद रखनी पड़ती हैं। इंडियन समर ऑफ फोरसाइट है, अवेकनिंग है, ये कह रहे हैं सब की सब रचनाएं आपको याद रखनी पड़ेंगी। गॉल्सवर्दी बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, आप समझ लीजिए, इनको आप मिस नहीं कर सकते हैं। इनको हम डिटेल में भी पढ़ाते हैं, इनकी सारी रचनाओं को भी डिटेल में हम पढ़ाते हैं। लगभग सारी तो नहीं कर सकते, लेकिन 7-8 इनके प्लेज, जैसे इनका प्ले जस्टिस अभी हम पढ़ाने वाले हैं मास्टर्स की क्लास में, बहुत ही जल्द आजकल में वो क्लास हमारी आएगी, जिसमें हम इनके गॉल्सवर्दी के पूरी लाइफ को, वर्क्स को, उनके कंट्रीब्यूशंस को, और उसके बाद उनकी जस्टिस प्ले को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप वहाँ पर उस क्लास को देख लीजिएगा, तो इनके बारे में आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए हम इनकी कुछ और रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी रचनाओं में अगर हम देखें तो इनका द व्हाइट मंकी है, ये भी काफ़ी फेमस है। द सिल्वर स्पून बहुत ही फेमस रचना है। स्वान सॉन्ग है, उसके बाद साइलेंट वूइंग है, पासर्स बाई है, अ मॉडर्न कॉमेडी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज भी इनकी पूछता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये राइटर हमारे हो जाते हैं। फ्लावरिंग विल्डरनेस है, सेंट्स प्रोग्रेस है, द डार्क फ्लावर, ये भी एक बार पूछा हुआ है, द डार्क फ्लावर, द फ्रीलैंड्स। तो काफ़ी रचनाएं इनकी एज ए नॉवलिस्ट और एज ए प्लेरिट, इनकी काफ़ी रचनाएं हमें मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इनकी कुछ और रचनाएं देख लेते हैं। गॉल्सवर्दी ड्रामेटिस्ट में आ जाते हैं तो किसको फॉलो करते हैं, तो ये भी जो रियलिस्टिक ड्रामा था ना, ड्रामा ऑफ आइडियाज, उसको ज़्यादा फॉलो किया करते थे। जोन्स और पिनरो को ध्यान रखिएगा, अभी आपको आर्थर पिनरो मिले थे ना, और हेनरी जोन्स, उन्हीं को ये फॉलो करते हैं गॉल्सवर्दी अपने ड्रामा कैरियर में। ठीक है, बहुत सारे इनके ड्रामा जो हैं वो खुद कहते हैं एक मैगजीन में कि सम प्लेटिट्यूड्स कंसर्निंग ड्रामा, कहते हैं कि ही सेज हिमसेल्फ इन अ मैगजीन आर्टिकल, कि उनका एक कुछ पर्टिकुलर जो है एक बेस है जो कि उनके ड्रामा से संबंधित है। और वो बताते हैं अपने ड्रामा के बारे में कि एवरी ग्रुपिंग ऑफ लाइफ एंड करेक्टर हैज इट्स इनहेरेंट मॉरल। कहते हैं कोई भी करेक्टर हो, कोई ग्रुप ऑफ लाइफ हो, उसका एक इनहेरेंट मॉरल होता है। एंड द बिजनेस ऑफ द ड्रामेटिस्ट इज टू पोज द ग्रुप एज टू ब्रिंग दैट मॉरल पोइग्नेंटली टू द लाइट ऑफ डे। और कहते हैं ड्रामेटिस्ट का यही काम है कि उस ग्रुप के मॉरल को सामने लाना और डे के लाइट में लोगों को दिखाना, जो छिपा हुआ है ना उसको बाहर निकाल करके दिखाना। तो ये कहते हैं ड्रामेटिस्ट का यही काम है कि जो चीज़ें छिपी हैं उसको बाहर निकाल के लोगों को दिखाए। तो फिलहाल ये तो रही कुछ इनके बारे में बात, हम करते हैं इनके सीधे ड्रामा की बात करते हैं। ड्रामा इनकी आ जाइए, देखिए सेम नाम से इनके ड्रामा भी मिलेंगे, नावल भी मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। इनकी आती है सबसे पहले आइडियाज़ ऑफ ड्रामा की बात करें तो इनका एक कलेक्शन ऑफ एसेज है, पहले ये जान लीजिए, जिसमें इन्होंने अपने ड्रामा का पूरा क्या दिया है,
कि व्हाट इज ड्रामा, एवरीथिंग अबाउट ड्रामा, मतलब हिज व्यूज कहें शॉर्ट में, हिज व्यूज ऑन ड्रामा। हिज व्यूज ऑन ड्रामा अगर आपसे पूछे किसमें दिया है इन्होंने, तो द इन ऑफ ट्रंक्विलिटी, जो कि कलेक्शन ऑफ एसेज है। उसके बाद इनके हम फेमस प्लेस की बात करेंगे। द सिल्वर बॉक्स, भाई बहुत ही फेमस प्ले है द सिल्वर बॉक्स, 1906 में आई थी। उसके बाद 1909 में आई इनकी स्ट्राइफ, ये भी बहुत फेमस है। उसके बाद इनकी आती है जस्टिस 1910। इस ड्रामा को हम लोग डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं आज या कल की क्लास में, आप देखिएगा। विथ क्रूएलिटी ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, इसमें दिखाया है कि कैसे जो है किसी व्यक्ति को जो है एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में दे दिया जाता है और साइकोलॉजिकली और फिजिकली वो कितना ज़्यादा टूट जाता है, फाइनली वो समाज में इतना बहिष्कृत अपने आप को महसूस करता है कि वो सुसाइड कर लेता है, ये पूरा दिखाया है इसमें। उसके बाद द स्किन गेम है। स्किन गेम इनकी दिखाती है कि जो ओल्ड एरिस्टोक्रेसी है और जो हमारा न्यूली रिच बिजनेसमैन है उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है वैल्यूज के, उसको दिखाता है। उसके बाद इनकी लॉयल्टीज बहुत फेमस है, क्लास लॉयल्टी के बारे में बात करती है कि हमारा जो अपर क्लास लोअर क्लास है उसके बारे में बात करती है, एरिस्टोक्रेटिक क्लास के बारे में बात करती है। उसके बाद इनका एक प्ले है एस्केप, इसमें दिखाता है कि कैसे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास जस्टिस जो होती है वो पर्याप्त हमें दे नहीं पाता, इनएडिकेसी होती है, और अलग लोगों के लिए अलग प्रकार की जस्टिस होती है ना, अलग लोगों के लिए अलग प्रकार का न्याय होता है, अलग प्रकार के कानून होते हैं। तो ये भी इनका एस्केप भी काफ़ी फेमस है और ये दिखाता है कि समाज में कोई एक प्रिजनर आता है बाहर निकल करके तो समाज उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, उस पर भी ये कहीं ना कहीं सोसाइटी पर एक कमेंट्री है। उसके बाद इनके देखते हैं तो मूड सॉन्ग्स एंड डॉगरिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। द बेल्स ऑफ पीस, ये सब इनकी जो है छोटे छोटे नॉवेल्स और प्लेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। द इन ऑफ ट्रंक्विलिटी हमने आपको बता ही दिया, इनका कलेक्शन ऑफ एसेज है जिसमें इन्होंने अपने ड्रामा के बारे में पूरा लिखा हुआ है, ये आप याद रखेंगे। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको छोड़ दीजिए। आ जाइए ग्रैनविल बार्कर साहब, शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म में इनका काफ़ी नाम आता है, हमारे हेनरी हार्ले ग्रैनविल बार्कर, हार्ले ग्रैनविल बार्कर साहब का, ये बहुत शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म में बहुत ये पॉपुलर हैं। अब इनको एक स्टेज सोसाइटी 1898 में आई थी, तो माना जाता था कि इसमें ये एक्टर थे ना, स्टेज सोसाइटी एक थी, थिएटर जो था इसमें ये एक्टर का काम किया करते थे, कुछ दिन प्रोड्यूसर और मैनेजर भी ये रहे हैं। और ये भी माना जाता है कि सा और गाल्सवर्दी के प्लेज जो है ये क्या करते थे, थिएटर में लाने का काम भी ये किया करते थे, पब्लिक फोरम पर लाने का काम भी ये किया करते थे। फिलहाल चलिए, ये रिलेटेड और किससे थे, रॉयल कोर्ट थिएटर से भी रिलेटेड थे, सिवाय थिएटर से भी ये रिलेटेड थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक आदमी जो इतना थिएटर से रिलेटेड है तो शेक्सपियर के बारे में कुछ न कुछ तो कहा ही होगा। तो आइए देखते हैं आगे इनके बारे में हमें क्या मिलता है। ये इंग्लैंड और अमेरिका सब जगह काम करते हैं। इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो देखिए भाई, हम आपसे पहले ही कह रहे थे कि शेक्सपियर के लिए बहुत सारे लोग जाने जाते हैं, तो ये भी हमारे शेक्सपियर के लिए जाने जाते हैं। इनकी एक सीरीज आती है 20वीं सेंचुरी शेक्सपियर क्रिटिसिज्म पर बेस्ड है। इनकी सीरीज 1 आती है 1927 में, सीरीज 2 आती है 1930 में, सीरीज 3 आती है हैमलेट 1936 में, सीरीज 4 आती है ओथेलो। देखते रहो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज 4 क्या है, ओथेलो 1945 में। उसके बाद सीरीज 5 कोरियोलेनस 1949 में। देखो ना, एक तरफ से सीरीज ही चल रही है, पूरी शेक्सपियर पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं बार्कर साहब। 27 में सीरीज शुरू हुई, सीरीज 2 30 में आई, सीरीज 3 हैमलेट नाम से ही आई है 36 में आई, सीरीज 4 ओथेलो आई कब, 45 में, सीरीज 5 कोरियोलेनस आई 1949 में। तो 2-3 तो इनके शेक्सपियर के प्लेज के नाम से पूरी सीरीज ही आई है जो शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म पर बात करती है। फिलहाल चलिए आइए देखते हैं इनके प्लेज जो है, इनके जो प्लेज हैं हमारे बार्कर साहब के, ये कंटेम्प्रेरी जितने इशूज है उसका डिस्कशन करती है। जैसे कंटेम्प्रेरी मैरिज कन्वेंशन जो है उसकी बात करती है, इनहेरिटेंस ऑफ टेंटेड मनी, जो टेंटेड मनी होती है उसका, सेक्स जो है इन सब का, और प्रोस्टिट्यूशन ऑफ वेमेन, वेमेन का जो प्रोस्टिट्यूशन है उसके बारे में भी बात करती है, पोजिशनिंग ऑफ वेमेन के बारे में बात करते हैं। तो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि सोशल इश्यूज को ये अपने प्लेज में उठाते हैं, ठीक है। और शेक्सपियरियन प्लेज का भी इन्होंने इसी पर्सपेक्टिव से क्या किया है, क्रिटिसिज्म भी किया है, उसका इवेल्युएशन भी किया है, ठीक है। इनके प्लेज देखें तो मैरिंग ऑफ एन लीट, द वॉइसी इनहेरिटेंस, वेस्ट, द मद्रास हाउस, ये काफी फेमस है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, और द सीक्रेट लाइफ 1923
3। तो बेसिकली ये किसके लिए जाने जाते हैं ग्रैनविल बार्कर? तो शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म के लिए। और थिएटर से जुड़े थे, रॉयल कोर्ट थिएटर से जुड़े थे। और उसके बाद हमारे जो सा और गाल्सवर्दी हैं, इनके प्लेज को स्टेज पर ले आते थे। वहाँ थिएटर के प्रोड्यूसर, मैनेजर और एक्टर भी थे। तो ये सब इनका योगदान रहा है। बहुत ज़्यादा प्ले इन्होंने नहीं लिखे हैं। अब फिर आते हैं विलियम गिलबर्ट। गिलबर्ट साहब हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं। लंदन यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई वढ़ाई की थी। और उसके बाद इनकी रचनाओं में अगर हम देखें तो बैब बैलेट्स जो है, इनके शुरुआती कलेक्शंस बैब बैलेट्स नाम से आते हैं, एंड मोर बैब बैलेट्स ना, और ये काफ़ी फेमस इनका है। उसके बाद थेस्पिस इनकी एक ओपेरा है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें हमारे सुलिवन साहब की जो म्यूजिक हैं वो इन्होंने कलेक्ट करके पब्लिश किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए, गिलबर्ट साहब को छोड़ दीजिए यहाँ पर, इनको ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधे चलते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इनकी कुछ रचनाएं यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। जैसे इनका एक रचना ये काफ़ी फेमस है, ब्रोकन हार्ट्स। ब्रोकन हार्ट्स 1875 में आई थी, काफ़ी ये फेमस है ब्रोकन हार्ट। द पैलेस ऑफ ट्रूथ भी हालांकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन द ब्रोकन हार्ट आप जरूर याद रखेंगे। उसके बाद इनके छोटे छोटे ओपेरा लिखने के लिए जानते थे, जो हमारे सिवाय ओपेराज है ना, उसके लिए सिवाय थिएटर पीछे मिला था ना, जहाँ पर हमारे बारकर साहब भी काम करते थे, तो उसके लिए छोटे छोटे क्या करते थे, प्लेज लिखा करते थे। जैसे ट्रायल बाय ज्यूरी है, द सॉसरर है, HMS पिनाफोर है, द पायरेट्स ऑफ पेंजांस है, पेशेंस है, हाँ लोलांथ है, प्रिंसेस एडा है, मिकाडो, ये सब बहुत ही माइनर हैं, इतना आप याद भी नहीं कर पाएंगे। बस ये जानिए ही वॉज राइटिंग लिबर्टोज फॉर द सिवाय ओपेरा। सिवाय ओपेराज के लिए छोटे छोटे ये लिबर्टोज लिखा करते थे। ठीक है, अब हमारे अगले राइटर हैं और बहुत ही फेमस राइटर हैं, आयरिश सर्जन थे ऑस्कर वाइल्ड। इनको भाई आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ऑस्कर वाइल्ड एक ऐसे करेक्टर है ना कि अगर इनको आप भूल गए तो ये आपके ऊपर वाइल्ड हो जाएंगे, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम वाइल्ड साहब को एक बार देख लेते हैं। ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से पढ़ाई लिखाई करी, गोल्ड मेडलिस्ट थे, बड़े ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं। इन्होंने क्या किया है, अब आइए देखते हैं। क्लासिकल मॉडरेशंस में इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, और इनको जो है हम इनकी रचनाएं आइए देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये देखिए इनके वर्क्स देखिए, अभी आपको एक से बढ़कर एक इनके वर्क्स मिलेंगे जो आप पढ़ते भी हैं। यहाँ तो फिलहाल थोड़ी सी शुरुआत है, जैसे दिया है इनका पोएम्स 1881 में, माइनर है बिल्कुल। स्फिनिक्स है, ये सब शुरुआत की पोएम है। द बैलेड ऑफ रीडिंग गर्ल, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और ये बताया जाता है कि जब ये क्या थे, विच वॉज रिटन ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट, इनको जेल में डाल दिया गया था ना, तो जेल में बंद होकर के इन्होंने ये लिखा था द बैलेड ऑफ रीडिंग गर्ल। गर्ल का मतलब भी जेल होता है, जान लीजिए, ये सिनोनिम्स है ना जेल का, गर्ल ध्यान रखिएगा, GAOL, ये जेल का सिनोनिम्स है ना। चलिए, और उसके बाद इनकी छोटी छोटी स्टोरीज और नॉवेल्स आती हैं, जो उस समय के एस्थेटिक्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी पॉपुलर मानी जाती थी, जिसमें है इनका लॉर्ड आर्थर सेवलेज क्राइम, द कैंटरविले घोस्ट, द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स। ये तो सबने पढ़ा होगा आप लोगों ने बेटा, द हैप्पी प्रिंस की कहानी। हैप्पी प्रिंस की कहानी आप लोगों ने पढ़ी है पहले, अगर आज से कोई 8 साल 10 साल पहले रहा होगा 9th 10th में, तो एक स्टोरी हैप्पी प्रिंस की आती थी कि एक प्रिंस था और एक अबाबिल पक्षी था, वो जाके एक मूर्ति के नीचे बैठता था, और एक दिन वो बैठा हुआ था तो क्या होता है, और स्वालो जो है अबाबिल पक्षी है वो बैठा हुआ है, तो तब तक वो ऊपर जो मूर्ति है प्रिंस की, वो क्या है, उससे आंसू निकलते हैं, उसके ऊपर गिरते हैं। तो वो पहले शुरुआत में सोचता है बारिश हो रही है, उसके बाद वो ऊपर देखता है तो स्काई इज क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल, और तारे निकले हुए हैं, एक भी बादल नहीं है। कहता है कहीं भी बादल नहीं है, फिर भी जो है बारिश हो रही है। तो फिर ऊपर देखता है तो किंग के आंखों से आंसू आ रहे थे, उड़कर जाता है, पूछता है कि आपको क्या तकलीफ है। तो किंग बताता है कि वहाँ दूर एक बहुत बूढ़ी औरत है, बहुत गरीब है, तुम मेरे ये निकाल करके, क्योंकि उन जो मूर्ति बनी है वो गोल्ड की और सिल्वर रूबीज इन सब की बनी हुई। ये स्टोरी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लेना, वही है ऑस्कर वाइल्ड साहब की है, बहुत ही फेमस स्टोरी है। उसके बाद तो इनका सबसे पहला फेमस नॉवेल आता है जो बहुत ही फेमस है, दैट इज द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। इसको भूलना नहीं है, ध्यान रखना, इसको किसी भी कीमत पर भूलना
नहीं है। द पिक्चर ऑफ द ड्रोनियन गे, हो सकता है आपके एग्जाम का क्वेश्चन अगला यही हो, इसलिए बिल्कुल मत भूलिएगा इसको। वाइल्ड आल्सो रोड डी प्रोफंडिस इन्होंने लिखा है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद कर लेंगे, दैट विल बी गुड। उसके बाद इन्होंने कुछ दिन तक जेल ओल में रहे थे तो इन्होंने लिखा नहीं था, फिलहाल छोड़ दीजिए। आगे हम चलते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। ये मत समझिए कि 2-3 रचनाएं हो गई बस आप वाइल्ड से पीछा छूट जाएगा, नहीं भैया, पीछा नहीं छूटने वाला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ बता के गए हैं। द डचेज ऑफ पाडुआ बहुत ही फेमस है, ये जो है 1883 में आई थी, 1883 में। उसके बाद इनके सेलोम, ये भी बहुत फेमस है। माना जाता है रिचर्ड स्ट्रॉस जो है अपने थिएटर के लिए इसको एज अ लिब्रेटो यूज किया करते थे ना। उसके बाद इनकी कॉमेडीज आती है। अब कॉमेडीज में आइए तो एक से बढ़कर एक है। लेडी विंडमेयर्स फैन, ये भी आपको याद रखना होगा। और अब जो 2 रचनाएं मैं बताने जा रहा हूं इनको कभी भूलना मत। एक है अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, 1893 फेमिनिस्ट स्टडी में भी इसको पढ़ाया जाता है। एन आइडियल हस्बैंड 1895, ये भी इनकी बेस्ट रचनाओं में से है, आपको भूलना नहीं है। और ये रचना द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, भाई ये अभी की सबसे ताबड़तोड़ रचना है, ध्यान रखिए, इससे बेहतरीन रचना कोई है ही नहीं क्रिएशन इनकी अभी तक, मैं ये कहूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब कॉमेडी ऑफ मैनर्स स्टाइल में लिखे गए हैं आरबी शेरिडन के ट्रेडिशन में, ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस इनकी रचनाएं हैं। तो मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कौन कौन सी रचना इनकी यहां पर आपको नहीं भूलनी है। पीछे आपने देख लिया द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, देख लिया हैप्पी प्रिंस की स्टोरी आपने देख ली ना। यहाँ पे आप जो याद रखेंगे वो अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, एन आइडियल हस्बैंड, अ लेडी विंडर्स मेयर फैन, सेलोम, ये सब आपको याद रखना है। द ट्रेजेज ऑफ पाडुआ और वेरा द निहिलिस्ट, ये सब आपको याद रखने हैं। काफी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, मैंने पहले भी आपको बेटा बताया है कि इनको आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ओके, चलिए तो आगे हम चलते हैं। अब इनकी अगली जो रचना है, सर जेम्स बैरी साहब हमारे हैं, एक अगले राइटर हैं, इनको आइए देख लेते हैं थोड़ा सा, बैरी साहब हमारे क्या कह रहे हैं। तो बैरी एक किलियार्ड स्कूल ऑफ पोएट नॉवलिस्ट थे, ध्यान रखिएगा, अभी आगे आपको मिलेगा भी बहुत सारे, हम स्कूल्स को आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। किलियार्ड स्कूल ऑफ नॉवलिस्ट जो थे, इसके चीफ मेंबर थे कौन? हमारे बेरी साहब, जेएम बेरी, काफी फेमस है जेएम बेरी, इनका शॉर्ट में मिलता है जेम्स बेरी जो है, ध्यान रखिएगा। हिज फर्स्ट नॉवेल्स बिटर डेड, इनकी पहली नॉवेल है बिटर डेड, काफी इंपॉर्टेंट नॉवेल है। व्हेन अ मैन सिंगल, माय लेडी निकोटीन, ऑल सफर फ्रॉम दैट एक्सेस ऑफ सेंटिमेंटल, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटलिटी दिखा देते हैं ना, तो बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं कुछ समय बहुत फेमस तो नहीं हुई, बहुत इनको पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन इनको जिससे पॉपुलैरिटी मिली वो आज ये देखते हैं जिसके लिए जाने जाते हैं। भैया आपको ये रचनाएं भूलनी नहीं है, यू कैन नॉट स्किप दीज बुक्स, इनकी ये बुक्स जो है आप भूल नहीं सकते। जैसे इनका एक है सबसे पॉपुलर अभी तक कह सकते हैं, ये है द लिटिल मिनिस्टर, बहुत ही फेमस इनकी रचना है द लिटिल मिनिस्टर, यू कैन नॉट स्किप दिस। एंड वी हैव सेंटिमेंटल टॉमी एंड टॉमी एंड ग्रेजल, तो 2 रचनाएं आप इनकी जरूर यहां पर याद रखेंगे मेरे हिसाब से, जो यू शुड नॉट स्किप दीज टू राइटिंग्स, द लिटिल मिनिस्टर एंड सेंटिमेंटल टॉमी, बिकॉज दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे की हमारी जो रचना इनकी है उसके बारे में देख लेते हैं। नाउ वी हैव अनदर सेंटिमेंटल रोमांस, इनका और सेंटिमेंटल रोमांस हमारे पास जो है दैट इज प्रोफेसर्स लव स्टोरी। ये काफी हाइप हुआ था उस समय, एक एग्जैगरेटेड स्टोरी थी लव अफेयर्स के बारे में, और लिटिल मिस्टर की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। और उसके बाद आप आ जाइए इनकी फैंटेसीज की बात करें तो पीटर पान, शायद हमें लगता है ये कैरेक्टर इतना फेमस है कि एवरी शॉर्ट स्टोरी लवर जो है इनके बारे में जानता ही है। हमारे अ किस फॉर सिंड्रेला, दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो बेरी साहब का जब भी नाम आता है तो इनका पीटर पान जरूर आता है, ठीक है। वॉट एवरी वुमन नोज, ये तो सबको पता है वॉट एवरी वुमन नोज, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, वन अनदर इम्पोर्टेंट इज डियर ब्रूटस, ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है डियर ब्रूटस, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में
रखेंगे। तो दीज आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट बुक्स रिटन बाय बेरी साहब। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब जनरल सर्वे ऑफ द ड्रामा, हम इसमें बहुत टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे बनते नहीं हैं। और ये हम जब मास्टर्स वगैरह में रहते हैं ना, तो हमें जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखनी होती है वहाँ पे हमारी बड़ी हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अगर कहें तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम एज अ कि केवल हम हिस्ट्री को इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि हमें जब हम पढ़ें डिटेल में तो हमें ये सब पहले से थोड़ा बहुत पता रहे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी आप देखेंगे जनरल सर्वे दिया है, सबको आपको मैंने पिनरो हो चाहे जोन्स हो, सबको हम पढ़ा चुके हैं। तो आइए चलते हैं आगे, हम लोग फटाफट चलते हैं विदाउट टेकिंग सो मच टाइम जो है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, चलते हैं फटाफट जो है द ग्रोथ ऑफ कॉमेडी पे हम लोग चर्चा करते हैं। इस समय ग्रोथ ऑफ कॉमेडी क्या थी, तो कॉमेडी में अगर हम बात करें तो ऑस्कर वाइल्ड जो है सबसे प्रोमिनेंट फिगर के रूप में सामने निकल कर आते हैं। खास करके उनके जो है आप देखेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ऐसे कुछ रचनाएं हैं जो कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स में स्पेशली कहें तो अपना एक विशेष स्थान रखती हैं। और हमारे जोन साहब की लायर्स हैं, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे आप बुक में जा कर के 2-4 बार इसकी रीडिंग कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर कुछ खास आपको इम्पोर्टेंट नहीं मिलेगा। चलिए आगे हम इसको छोड़ते हैं। नाउ वी विल मूव टू द पोएट्स। अब हम लोग पोएट्स पर चलेंगे। तो कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे विलियम बटलर येट्स साहब को। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए एंड ड्रॉप योर कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी, आपको कुछ है, आपका फीडबैक है, सजेशन है तो कमेंट्स में आप डालिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। तो सी यू अगेन टुमारो, कल मिलते हैं क्लास में। टिल देन यू कीप रिवाइजिंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज। मिलते हैं कल। गुड डे यू ऑल।